प्यारे बच्चों, क्लास 9th फिजिक्स पार्ट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बताया था, 3 लॉज ऑफ मोशन। अब हम यहां पे न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस पे हमारे पास पूछा आता है डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या? इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसमें चलेंगे। होता क्या, अगर कोई डायरेक्टली पूछता है तो इसको हम लिखेंगे सम ऑफ मोमेंटा बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर कोलिजन। जब कोई दो बॉडी कोलाइड करती हैं, जैसे हमने यहां पर दिखाया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। m1 ऑब्जेक्ट u1 वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, और m2 जो ऑब्जेक्ट है वो u2 वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सपोज कर लो कि ये कार है, ये भी कोई कार है, दोनों आगे पीछे ऐसे चल रही हैं। तो आफ्टर सम टाइम ये जो कंडीशन बनती है ये बिफोर कोलिजन की है। आफ्टर सम टाइम बोथ ऑब्जेक्ट कोलाइड विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर गए, टकरा गए। इस केस में क्या होता है, यहां पे हमने सपोज कर लिया कि u1 यानी कि u1 मींस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। क्योंकि अगर ये ग्रेटर होगा तो ये कभी इससे कोलाइड नहीं कर पाएगा। तो हमने इस कंडीशन को माना कि इसकी स्पीड यानी कि वेलोसिटी कम है और इसकी ज्यादा है, तो ये इस टाइम पे कोलाइड कर गया। अब कोलिजन का जो रिजल्ट हुआ, इस ऑब्जेक्ट ने इस पर जो फोर्स लगाया वो पॉजिटिव अब दिखाया। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब ये इससे कोलाइड करेगा तो ये भी उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो इस अपोजिट फोर्स के लिए हमने यहां पर लिख दिया -F। और आफ्टर कोलिजन, अब यहां पर हम न्यूमेरिकल में कई सारे केसेस डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर हम एक केस डिस्कस कर रहे हैं। न्यूमेरिकल में कई सारे केसेस ऐसे आते हैं कि आफ्टर कोलिजन दे स्टिक विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ फंस गए, चिपक गए, मिल गए। लेकिन यहां पर है कि आफ्टर कोलिजन वो अलग हुए और फर्स्ट ऑब्जेक्ट v1 वेलोसिटी, v1 मतलब फाइनल वेलोसिटी, और v2 सेकंड ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, इससे ये मूव करेगा। अब यहां पर ये वेलोसिटी चेंज क्यों हुई? क्योंकि कोलिजन के बाद में ये वेलोसिटी तो नहीं रहेगी, कुछ दूसरी, कुछ नई वेलोसिटी आ जाएगी। तो जब न्यू वेलोसिटी आ जाएगी तो उसके लिए हम लोगों ने इसमें v1 एंड v2 लिया। तो अब हम इसको यहां पे आप वीडियो पॉज करके कंडीशन तो समझ में आ गई होगी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही बताता है कि बिफोर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम होगा और जो आफ्टर कोलिजन भी टोटल मोमेंटम होगा, वो दोनों इक्वल होते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स acts on the system of 2 or more bodies, then the total momentum of the system remain constant। अब मैंने कंडीशन बता दी है, अब हम इसकी प्रूविंग की तरफ बढ़ते हैं। तो ये केस में हमने लिखा है कंसीडर अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 बॉडीज A एंड B हैविंग, अब हम इस ऑब्जेक्ट को A दे देते हैं और इसको B दे देते हैं। हैविंग m1 एंड m2, इसके जो मासेज हैं वो m1 एंड m2, हैविंग मासेज m1 एंड m2 रेस्पेक्टिवली। लेट दीज बॉडीज मूविंग विद वेलोसिटीज u1 एंड u2, u1 एंड u2 इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं। एंड लेट u1 इज ग्रेटर देन u2, अभी मैंने बताया था। लेट दीज बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt। यहां पर इसको हम dt भी लिख सकते हैं या इसको हम डेल्टा t से भी लिख सकते हैं, और डेल्टा t ऐसे भी सिंबल से बना सकते हैं। dt ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है, क्योंकि कोलिजन कभी बहुत देर का नहीं होता है।
कुछ सेकंड का कोलिजन होता है, तो वो बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होता है। एट द टाइम ऑफ कोलिजन बॉडी ए एक्सर्ट अ फोर्स एफ on the body B and B exert equal and opposite force minus F on the body A. Due to these forces the momentum of bodies changes. मोमेंटम चेंज हो जाएगा बिकॉज मोमेंटम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जब कोलाइड करेंगे तो उनके अंदर वेलोसिटीज चेंज होगी, तो एज ए रिजल्ट मोमेंटम भी चेंज होगा। लेट V1 एंड V2 बी द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी। ये क्या कब हुआ वेलोसिटी? आफ्टर कोलिजन। देन total momentum of the system before collision is equal to m1 u1 plus m2 u2। बहुत ध्यान देंगे। and total momentum of system after collision m1 v1 plus m2 v2। ये आफ्टर कोलिजन के लिए ये वेलोसिटी यानी कि v1 वेलोसिटी m1 मास के साथ होगा, v2 m2 मास के साथ होगा, और ऐसे यहां पर u2 m2 मास के साथ और u1 m1 मास के साथ। देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जब रेट वर्ड लग जाता है तो टाइम से उसको डिवाइड करते हैं, m1 v1 माइनस m1 u1। अब यहां पे ध्यान देंगे कि जो चेंजेज आ रहा है वो u1 से v1 का, यहां पे जो चेंजेज हम दिखाएंगे वो चेंजेज ऑब्जेक्ट ए में, जो ऑब्जेक्ट ए की इनिशियल वेलोसिटी u1 थी और बाद में फाइनल वेलोसिटी v1, तो जो चेंजेज होगा वो इसमें होगा, और ऐसे ही m2 का v2 के साथ ऐसे इसमें दिखाएंगे। तो यहां पर जो हम लोगों ने दिखाया कि चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ए m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन dt एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम का है। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। तो यहां पर हम लोगों ने प्रूव किया था F इज इक्वल टू ma। तो यहां पर जो फोर्स होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से प्रोपोर्शनलिटी होगा। प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाने के बाद में हम लोगों को इक्वल टू मिलता है, तो हम इसको डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन dt। और फॉर बॉडी V के लिए ले सकते हैं, जो बॉडी B है, दूसरी ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट है, उसके लिए ले सकते हैं माइनस F इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन dt। देन दोनों को इक्वेट करने पर, अब यहां पे माइनस लगा दिया हमने, माइनस लगा हुआ था, तो m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन dt इज इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन dt कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म प्लस हो जाएगा, और फिर ये m1 v1 माइनस m1 u1 ये आएगा u1। अब इसके बाद में हम इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो ये m2 u2 एज इट इज रहेगा, और इधर से ये m1 u1 आएगा, तो वो m1 u1 पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर m1 v1 यहां पर है, ये वाला उधर आएगा तो ये इसको पॉजिटिव कर देगा। तो हमारे पास फाइनली जो हम लोग लर्न करेंगे वो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक इसी के साथ टर्म और हम बता दें, रिक्वायल वेलोसिटी। रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ गन, ये पूछा जाता है रिक्वायल वेलोसिटी क्या है। द वेलोसिटी विद विच द गन मूव्स बैकवर्ड आफ्टर फायरिंग अ बुलेट इज नोन एज रिक्वायल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव होगी। कैसी होगी ये वेलोसिटी? नेगेटिव होगी। अभी हम इसको दिखाएंगे कि कैसे इसको हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फार्मूले से ही सॉल्व होता है, और अभी बताते हैं कैसे हो रहा है। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. मास ऑफ राइफल, इसको हमने m1 कंसीडर किया। m1 इज इक्वल टू 4 kg। मास ऑफ बुलेट m2 इज इक्वल टू
50 ग्राम, अब यहाँ पे ग्राम में, वहाँ पर किलोग्राम में था, इसको हमने 50/50 को 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में कर लिया, तो ये आ गया 0.05 किलोग्राम। V1, अब V1 किसके लिए, एक बात ध्यान देना कि हमको राइफल का रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालना है, तो M1 अगर यहाँ निकला तो यहाँ पे V1 होगा, V1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और इन्होंने जो इनिशियल वेलोसिटी दी है, तो इनिशियल वेलोसिटी किसकी होगी, बुलेट की। बुलेट के लिए हमने M2 लिया है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा V2। अब इनिशियल वेलोसिटी का जो सेंस है, अभी एक बात आएगी कि हम लोग तो U1 और U2 लेते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो फायरिंग हुई वो इनिशियल वेलोसिटी की बात यहाँ पे उसने की है, तो ये हमारे पास V2 होगा, क्योंकि बुलेट की जो है वो फाइनल वेलोसिटी ही मानी जाएगी वहाँ पर। अब U1 U2 हमने लिख रखा है, तो एक बात यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो U1 का मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल, तो राइफल अगर पोजीशन लिया गया, फायरिंग नहीं हुई है, तो उसका तो वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और बुलेट भी उसके अंदर अभी फिट है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो भी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब हम लोग के पास फार्मूला है, देन M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, M1 U1, तो M1 की वैल्यू है 4 इंटू U1 0, M2 की वैल्यू है 0.05 इंटू U2 भी 0। अब इधर आते हैं, M1 अगेन 4 एंड V1 अननोन टर्म है, प्लस M2 0.05 इंटू V2 35। ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो हम इसको एज इट इज ऐसे लिख लेते हैं, 4V1 प्लस, एज इट इज लिखने के बाद में हम इसमें 4V1 इज इक्वल टू, ये ट्रांसपोज हुआ नेगेटिव में, और V1 इज इक्वल टू हमने इसको डिवाइड करके माइनस, अभी हमने बताया था कि जब रिक्वायर्ड वेलोसिटी आएगी तो माइनस में आएगी, यहाँ पे माइनस में आ गया, तो इसको हम राउंड ऑफ में माइनस 0.44 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses 100 ग्राम and 200 ग्राम are moving along the same line and direction with velocities of 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide, and after the collision the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second. Determine the velocity of second object. अब इसमें, इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट का मास है M1 100 ग्राम, दूसरे का 200 यानी M2 ले लेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी U1 2 मीटर पर सेकेंड एंड U2 1 मीटर पर सेकेंड। दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स, तो V1 इज इक्वल टू 1.67 और V2 निकालना है। तो हम यहाँ पे गिवन पार्ट लिख दिए, M1 इज इक्वल टू 100 ग्राम, इसको हमने कन्वर्ट किया 0.1 किलोग्राम, M2 इज इक्वल टू 200 ग्राम 0.2 किलोग्राम, U1 2 मीटर पर सेकेंड, U2 1 मीटर पर सेकेंड, V1 1.67 एंड V2 निकालना है। अब इसमें क्या करना है, फार्मूला लगा देंगे, देन अब क्या फार्मूला, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। अब इसके बाद में हम यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं, M1 की वैल्यू 0.1, U1 की वैल्यू 2, M2 की वैल्यू 0.2, U2 की वैल्यू 1, M1 अगेन 0.1 और V1 की वैल्यू 1.67, M2 0.2 और V2 फाइंड करना है। अब ये सिंपल हो गया, ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.167, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब उसके बाद में प्लस 0.2 V2, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 0.4, इसको हम इधर लाते हैं, माइनस 0.167 इज इक्वल टू 0.2 V2।
तो इसको सॉल्व करने पर V2 इज इक्वल टू 1.165 मीटर पर सेकेंड आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेस पे उसका फार्मूला लगाएंगे, जो पार्ट पूछा जाएगा उसको हम फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी इंटरेस्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट दिख रहा है, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से बताया था कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमें इसका आंसर लिखना है। तो इसके आंसर में आप सीधा सा बोल सकते हैं, द हॉर्स पुशेस द ग्राउंड with its foot in the backward direction by pressing the ground. As a result of this force of action, the ground pushes the horse in the forward direction, hence the horse pulls the cart. Second question है, explain why is it difficult for a fireman to hold a hose which ejects large amount of water at a high velocity। फायरमैन को देखा होगा, आग बुझाने का काम करता है, तो उसमें बहुत सीधा सा इसमें आप लिख सकते हैं, इसका आंसर अपने आप भी लिख सकते हैं कि जब वाटर पाइप से एक फोर्स के साथ निकलता है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करता है। किस पे एग्जर्ट करता है? होज पाइप पे। और होज पाइप जो है वो फायरमैन पकड़े रहता है, इसलिए फायरमैन को डिफिकल्टी होती है। तो इसका आंसर आप लोग खुद लिख सकते हैं। इस वीडियो में हमने इंटेस्ट क्वेश्चन चैप्टर 9 के डिस्कस कर लिए, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो ये वीडियो पास करके आप नोट करेंगे। Thank you so much.